हेलो लर्नर्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक व्हाई डज इक्वालिटी मैटर। इक्वालिटी क्यों मैटर करती है। इक्वालिटी चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक का, 11th क्लास का, वो डिस्कस कर रहे हैं हम। Equality is a powerful moral and political ideal that have inspired and guided human society for many centuries। तो इक्वालिटी बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ताकतवर मॉरल और पॉलिटिकल आइडिया है जिसने इंस्पायर किया है लोगों को, ह्यूमन बींग्स को, ह्यूमन सोसाइटी को गाइड किया है बहुत लंबे समय तक, सेंचुरी तक। सेंचुरी क्या होता है? पीरियड ऑफ 100 ईयर्स को सेंचुरी बोलते हैं। इट इज़ इम्प्लिसिट इन ऑल फेथ्स एंड रिलीजन। तो ये सभी में इम्प्लाई होती है, सभी रिलीजन में, सभी फेथ्स में। विच प्रोक्लेम ऑल ह्यूमन बीइंग टू बी द क्रिएशन ऑफ गॉड। सभी जो ह्यूमन बीइंग हैं के सभी एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, हम एक ही परमात्मा की क्रिएशन हैं। As a political ideal, the concept of equality invoked the idea that all human beings have an equal worth regardless of their color, gender, race or nationality। तो भाई पॉलिटिकल आइडल्स में अगर देखा जाए, पॉलिटिकल आइडल्स में इक्वालिटी का क्या मतलब है। रिलीजन में तो हम ऐसा बोलते हैं भाई हम सभी बराबर हैं क्योंकि एक ही परमात्मा की क्रिएशन है। और पॉलिटिकल आइडल में भी इक्वालिटी को कैसे माना जाता है कि भाई सभी को ह्यूमन बीइंग माना जाएगा। ठीक है, सभी को ह्यूमन बीइंग माना जाएगा, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कलर, जेंडर, रेस और नेशनैलिटी के बेस पे। It maintains that a human being deserve equal concentration and respect। ये बोलते हैं कि भाई सभी ह्यूमन बीइंग को इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इक्वल कंसंट्रेशन मिलना चाहिए, बिकॉज ऑफ देयर अ कॉमन ह्यूमैनिटी, क्योंकि सब हम मानव है, ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, दैट्स वाई। It is this notion of a shared humanity that lies behind, for instance, the notion of universal human rights और crime against humanity। तो क्या है ये देखो, ये जो ह्यूमैनिटी क्या ये जो नोशन है ह्यूमैनिटी के पीछे, वो उसके पीछे देखिए एग्जाम्पल दी गई है जो यूनिवर्सल ह्यूमन, यानी कि यूनिवर्सल सभी को दिए गए हैं जो ह्यूमन राइट्स हैं। ओके, और जो क्राइम है ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, वो भी सबको इक्वली है। अगर कोई क्राइम करता है ना तो उनके लिए, सभी के लिए इक्वल माना जाएगा अगर कोई भी पनिशमेंट वगैरह होगी। In the modern period, the equality of all human beings have been used as a rallying slogan in the struggle against states and the social institution which uphold a inequality of rank, wealth, status or a privileges among people। तो भाई मॉडर्न पीरियड में इक्वालिटी को किस हिसाब से देखा जाता है? जो ह्यूमन बीइंग हैं वो रैलिंग करते हैं, स्लोगन देते हैं, स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? स्टेट में क्या क्या आ जाता है? गवर्नमेंट्स हैं उसमें, यानी कि उसके स्टेट के अगेंस्ट वो स्ट्रगल करते हैं कि हमें इक्वालिटी दी जाए, इन इक्वालिटी को मिटाया जाए। इन इक्वालिटी ऑफ रैंक, वेल्थ, स्टेटस और प्रिविलेजेस को लेकर लोग इक्वालिटी के लिए लड़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, द 18th सेंचुरी में अगर देखा जाए, जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज हैं उन्होंने स्लोगन यूज़ किया, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, टू रिवोल्ट अगेंस्ट द लैंडर फ्यूडरल एरिस्टोक्रेसी एंड द मोनार्की। फ्रेंच में, यानी कि फ्रांस में एक क्रांति चली थी, उसमें उन्होंने स्लोगन यूज़ किया था। स्लोगन था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इन तीनों वर्ड्स का मतलब क्या है? लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, इक्वालिटी का मतलब कि वी ऑल आर इक्वल, बराबर हैं हम सब। फ्रेटर्निटी मीन्स कि हम सभी भाई भाई हैं, ब्रदरहुड की भावना। ओके, ये रिवोल्ट किया गया था, एक विद्रोह था। किसके अगेंस्ट था? ये फ्यूडरल जो अरिस्टोक्रेसी थी और मोनार्की थी, उसके अगेंस्ट फ्रांस में किया गया था। द डिमांड ऑफ इक्वलिटी, तो वो क्या डिमांड कर रहे थे कि भाई हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें सभी को बराबर ट्रीट किया जाए। was also raised during anti-colonial liberation struggle in Asia and Africa during the 20th century।
ऐसे ही फ्रांस में भी चला, फ्रांस में 18th सेंचुरी में चला था। और ये देखो एंटी कलोनियल, क्योंकि कलोनीज जो ब्रिटिशर्स ने बहुत से देशों को जो कॉलोनी बनाया हुआ था, जिसमें हमारा देश भारत भी था, है ना। तो एशिया में भी ये एंटी कॉलोनियल लिबरलेशन स्ट्रगल चले और उसमें भी इक्वालिटी की डिमांड की गई। ओके, 20th सेंचुरी में इट कंटिन्यू टू बी रेज्ड बाय अ स्ट्रगलिंग ग्रुप। तो ये स्ट्रगलिंग जो ग्रुप्स हैं वो क्या हैं, वो अब भी ये करते रहते हैं, है ना। वुमेन और जो दलित हैं, वुमेन हैं, दलित्स हैं, हु फील मार्जिनलाइज। मार्जिनलाइज क्या होता है, यानी कि जिसको सोसाइटी से अलग रखा जाता है, जैसे वुमेन होगी और दलित्स होगी, वो भी इक्वालिटी के लिए खड़े हुए हैं। टुडे इक्वालिटी इज अ वाइडली कॉन्सेप्ट आइडल विच इज embodied इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ मैनी कंट्रीज। जितने भी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें इक्वालिटी को ज़रूर ऐड किया गया है, इम्पॉर्टेंट आइडल है, दैट्स वाई। येट इट इज़ inequality rather than equality which is the most visible around us in the world as well as within our own society। मगर हम देखते हैं भाई हमारे समाज में आसपास इक्वालिटी कम और इनइक्वालिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। इन आर कंट्री, हमारे देश में ही देख लीजिए, वी कैन सी अ स्लम्स, हमें स्लम्स झुग्गी झोपड़ियाँ में रहते हैं लोग, एग्जिस्टिंग साइड बाय साइड विद लग्जरी हाउसिंग। तो भाई एक साइड पे तो लोग ऐसे हैं हमारे देश में कि जो कि स्लम्स में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ में रहते हैं, और एक तरफ ऐसे भी लोग हैं जो लग्जरी हाउस में बहुत आरामदायक अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। स्कूल्स विद वर्ल्ड क्लासेस फैसिलिटीज़, यानी कि अच्छे स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, एयर कंडीशन एसी लगे हुए हैं क्लासरूम्स में, अलॉन्ग विद द स्कूल विच में लैक इवन अ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। और एक तरफ तो स्कूल ऐसे हैं कि जहाँ पे तो भाई क्लास में भी एसी लगे हुए हैं, एयर कंडीशन लगे हुए हैं, सारी उनको फैसिलिटी मिली हुई हैं। और एक तरफ ऐसे भी हमारे देश में स्कूल हैं जहाँ पे पानी पीने के लिए भी नहीं है प्रॉपर, और टॉयलेट्स नहीं है, वेस्ट ऑफ फूड है, एज वेल एज द स्टार्वेशन हमारे इंडिया में देखने को मिलेगा। हमारे इंडिया में फूड की बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है, वेस्टेज भी की जाती है, और भाई वेस्टेज कौन करते हैं, जिनके पास ज़्यादा है, मगर दूसरी तरफ हमारे ही देश में लोग भूख से मर रहे हैं। देयर आर अ glaring differences between what the law promises and what we see around us। भाई लॉ तो हमें बोलता है कि भी वी ऑल आर इक्वल, मगर हमें आसपास देखने को क्या मिल रहा है आप भली भांति जानते हो। रीड द accompanying fact sheet on global inequality and the table on inequality within our country। तो ये देखिए ये फैक्ट्स बताए गए हैं, ग्लोबल इनइक्वालिटी के ऊपर बताए गए हैं ये फैक्ट्स। ये देखते हैं क्या है। ये हैं, फर्स्ट है द रिचेस्ट 50। देखो जी, रिचेस्ट यानी कि सबसे अमीर 50 इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड हैव अ कंबाइंड इनकम ग्रेटर दैन दैट ऑफ द पुअरेस्ट 40 करोड़ पीपल। देखो दुनिया में 50 ऐसे लोग हैं उनके पास जितनी इनकम है बराबर, पता है, ये देखो वर्सेस 40 करोड़, ठीक है, 40 करोड़ जो लोग हैं, ये 50 के पास इतनी वो है, क्या है, इनकम है, और जबकि 40 करोड़, जो 40 करोड़ लोग हैं उनके पास, यानी कि देखो कहीं पे कहाँ पे 50, कहाँ पे 40 करोड़ की बात हो रही है। ओके, इतनी ज़्यादा इनकम पैसे लिए बैठे हैं। द पुअरेस्ट 40%, जो पुअरेस्ट हैं, गरीब हैं, 40% ऑफ द वर्ल्ड, ओनली 5% ऑफ द ग्लोबल इनकम। जो 40% हैं गरीब लोग हैं पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का, वो सिर्फ 5% उनका इनकम है ग्लोबल इनकम का, जबकि जो रिचेस्ट पर्सन है वो 10% ले रहे हैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन का, और कंट्रोल कर रहे हैं 54% ग्लोबल इनकम को। समझ रहे हो ना कि गरीबी, थोड़े से जो मुट्ठी भर लोग हैं उनके पास पैसा ज़्यादा है। आज से पैसा है ना सबसे बड़ा, वो बोलती है ना, बाबा बढ़ाना भैया, है ना, तो सबसे बड़ा रुपया वही काम है। पैसा ज़्यादा है, लग्जरी कार में जाएंगे, घर भी अच्छा है ना, सब कुछ फैसिलिटीज़ अच्छे, स्कूल में पढ़ाएंगे, बिना पैसे से कोई पूछेगा भी नहीं।
आपको बिना पैसे से बस इज्जत शोहरत भी पैसे से ही रह गई है भाई साहब, ये सिस्टम चल गया आजकल तो। The first world of the advanced industrial countries, mainly North America and Western Europe, with the 25% of the world's population. देखिए कौन कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं, एक तो नॉर्थ अमेरिका की जो कंट्रीज़ हैं और यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं, वो उनकी इन कंट्रीज़ में 25% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की। मगर देखिए कितना फ़र्क है, ऑन 86% ऑफ द वर्ल्ड इंडस्ट्री, और 86% वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज इन्हीं नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में पाई जाती हैं, और 80% उनका जो वर्ल्ड की एनर्जी भी यही कंज्यूम करते हैं। ओके क्या इक्वल है ये, क्या इसको इक्वालिटी बोल रहे हैं हम? ऑन द पर कैपिटा बेसिस पे अगर देखा जाए, अ रेजिडेंस ऑफ द एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज कंज्यूम एटलीस्ट 3 टाइम एज मच वाटर। भाई जो पर कैपिटा बेसिस पे अगर देखा जाए, जो लोग इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ में रहते हैं, इंडस्ट्रियल जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं वो वाली कंट्रीज़ में, वहाँ पे कंज्यूम पानी का यूज़ होता है कितने, 3 गुना ज़्यादा और 10 टाइम एनर्जी, और 10 गुना ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है, 3 गुना ज़्यादा पानी यूज़ होता है उन देशों में जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं। 13 टाइम, देखो 13 टाइम्स मोर आयरन एंड स्टील यूज़ होता है, 14 टाइम पेपर और सम लिविंग इन अ डेवलपिंग or as someone living in a developing country like India or China. Okay, the risk of dying from a pregnancy तो भाई ये देखो, the risk of dying from pregnancy rating causes is 1 to 18 in Nigeria but 1 to 8700 in Canada। देखिए नाइजीरिया में प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी जब बच्चा होने वाला होता है, यानी कि डाइंग फ्रॉम प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से मरने का खतरा है ना, क्या है 1 to 18 नाइजीरिया में है, जबकि कनाडा में 1 to 8700 है। देखिए तो आप, ठीक है। द इंडस्ट्रियल कंट्रीज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड अकाउंट फॉर अ नियरली 2/3 ऑफ द ग्लोबल एमिशन of carbon dioxide from the combustion of fossil fuel। जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ बताया है ना मैंने आपको कौन सी होती हैं, ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड अकाउंट, तो अकाउंट नियरली 2/3 ऑफ द ग्लोबल एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है ना कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी बढ़ाने में कितना बड़ा रोल प्ले करती है, यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये इम्बैलेंस हो जाता है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं, वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? ये जो इंडस्ट्रीज़ वाली कंट्रीज़ हैं, ये ही, यानी कि अगर 3 हिस्से किए जाएं तो 2 हिस्से तो भाई वही जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं वही एमिशन कर रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे, दैट्स वाई। They also accounts for a 3/4 of a emission of sulfur and nitrogen oxide that cause acid rain। तो भाई ये जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं, ये देखो 2/3 तो ये ग्लोबल में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करती हैं, और ये जो थर्ड क्वार्टर है वो जैसे सल्फर है, नाइट्रोजन है, ये भी एमिशन करती हैं, जिससे के कारण एसिड रेन होती है। बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी भी हैं नोन फॉर देयर हाई रेट ऑफ अ पोल्यूशन, जो कि अपने ज़्यादा पोल्यूशन फैलाने के लिए जानी जाती हैं, आर बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्री टू लेस डेवलप्ड कंट्री। तो उस कंट्री का क्या, उन इंडस्ट्रीज़ का क्या किया गया है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उनसे उनको शिफ्ट कर दिया गया, कहाँ पे, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे। ओके, यानी कि वहाँ पे भी गंदा कर देते हैं ना, वो क्यों बच गए है ना। आगे इकोनॉमिक इन इक्वालिटी इन इंडिया, इकोनॉमिकल इन इक्वालिटी इन इंडिया, ध्यान से देखिए। हियर आर सम फाइंडिंग फ्रॉम द सेंसस ऑफ हेल्ड इंडिया
हेल्ड इन 2011। आपको पता है ना, हर 10 साल बाद सेंसस होती है। इंडिया में अब 2021 में होगी, और 2011 का डेटा है अबाउट अ हाउस होल्ड amenities and assets. You do not need to memorize any of these figure. आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आपने समझ लेना है, ठीक है, कि अर्बन और रूरल जो डिस पार्टीज हैं कंट्रीज में वो देख लेना है। ओके, वे वुड योर ऑन फैमिली फिट, आपकी फैमिली कहाँ पे फिट होती है, यहाँ पे देखिए। पुटिंग दैट हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रूरल मतलब होता है जो गांव में रहते हैं, अर्बन मतलब होता है अर्बन फैमिलीज वो फैमिली जो शहरों में रहते हैं। ओके, अपनी फैमिली के बारे में लिख लेना, ठीक है, कि आपके फैमिली में क्या क्या है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रूरल में 55% है, हमारे इंडिया की बात हो रही है, और 93% अर्बन फैमिलीज के पास 93% इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। देन उसके बाद टैप वाटर इन अ हाउस, पानी की दिक्कत देखो कितनी ज़्यादा रूरल में कितनी ज़्यादा है, 35% सिर्फ लोगों के घर में पानी है, ठीक है, और 71% ये अर्बन फैमिलीज के पास। बाथरूम के इन द हाउस ये 45% रूरल में और 87 अर्बन फैमिलीज में। टेलीविज़न की बात की जाए तो अब तो भाई टेलीविज़न छोड़िए, 2021 में तो फ़ोन की बात होगी, इंटरनेट की बात होगी, क्योंकि टेलीविज़न का थोड़ा सा क्रेज़ कम हो गया है, बिकॉज आजकल तो आपके पास ये, क्योंकि सब कुछ इंटरनेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीन्स बन गया, दैट्स वाई इस बार इंटरनेट को देखा जाएगा। टेलीविज़न 33% है रूरल फैमिलीज़ में, और अर्बन फैमिलीज़ में 77% है। ओके, स्कूटर मोप्ड और मोटरसाइकिल की बात करें 14% है रूरल एरिया और 35% अर्बन एरियाज। कार जीप और वैन 2% और ये 10%। देख रहे हो ना ये डेटा, बस आपने सिर्फ देख लेना है, ठीक है, यानी कि बहुत अभी काम करने की ज़रूरत है हमारे इंडिया में, ठीक है। थर्स वी फेस अ पैराडॉक्स, देख लिया आपने इस डाटा को, देख लिया हमने पैराडॉक्स फेस कर रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरी वन एक्सेप्ट द आइडल ऑफ इन इक्वालिटी, तो भाई आइडल तो हमें पता है कि भी हम सारे मानते हैं, अभी सभी मानते हैं कि भाई इक्वालिटी सभी को मिलनी चाहिए। येट ऑलमोस्ट एवरीवेयर वी इनकाउंटर इन इक्वालिटी, मगर हमें सभी जगह पे क्या देखने को मिला है, इन इक्वालिटी देखने को मिला है। Okay, we live in a complex world of the unequal wealth, opportunity, work situation and power. तो हम ऐसे एक वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे जो वेल्थ है वो भी अनइक्वल है, बराबर नहीं है, अपॉर्चुनिटी भी सभी को बराबर नहीं मिलती, पैसे वाले को ज़्यादा मिलती हैं, है ना। वर्क सिचुएशन, और वर्क सिचुएशन भी अगर आपके पास अच्छी स्किल होगी, अच्छी स्किल किसके पास होगी, जो अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, जिसके पास अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, जो जिस भाई उनको तो गरीब को तो खाने के लाले ही पड़ रहे हैं, उनके पास क्या कैसे स्किल डेवलप होगी। वर्क सिचुएशन तो तभी उनके पास अवेलेबल होंगी जिनके पास अच्छी सभी फैसिलिटीज़ थी, उन्होंने स्किल डेवलप कर ली। और पावर, ओके, शुड वी बी अ कंसर्न अबाउट दिस काइंड ऑफ इनइक्वालिटी, क्या हमें इनके बारे सोचना चाहिए, इन इक्वालिटी के बारे में बताइए, सोचना चाहिए भाई हमें। आर दे आर अ परमानेंट एंड इनएविटेबल फीचर ऑफ सोशल लाइफ, क्या ये सब ऐसे ही रहने वाली है, परमानेंट है, ये इनएविटेबल फीचर है सोशल लाइफ की, which reflect the difference of a talent and ability of human being as well as their different contribution toward a social progress and prosperity, or are these inequality are a consequences or are social position and rules, क्या यही सभी जो इनइक्वालिटी के कारण ही इनके ही सोशल में पोजीशन है, रूल्स है, वो इसी के कारण हो रहे हैं। These are the question that we have troubled people all over the world for many years. यही भाई तंग कर रहा है ये क्वेश्चन सभी को पूरे वर्ल्ड में। It is a question of this kind that makes equality one of the central theme of the social and political theory. A student of political theory has to address a range of question. एक political theory के student को question
क्वेश्चन एड्रेस करना होगा इन सभी में, ठीक है। सच एज व्हाट डज इक्वालिटी इम्प्लाई, तो इक्वालिटी कहाँ पे इम्प्लाई होती है, ठीक है। सिंस वी आर डिफरेंट इन मैनी ऑब्वियस वे, हम डिफरेंट है, मानते हैं भाई हम डिफरेंट है, एक दूसरे से डिफरेंट है ना। व्हाट डज इट मीन टू से दैट वी आर इक्वल, क्या भाई डिफरेंट, क्या इसका मतलब ये है कि भी हम इक्वल हैं। व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव थ्रू द आइडल ऑफ इक्वलिटी, क्या अचीव करना चाहते हैं हम इक्वलिटी के आइडल के द्वारा। आर वी ट्राइंग टू एलिमिनेट ऑल डिफरेंसेस ऑफ इनकम एंड स्टेटस, क्या हम सभी ये जो इनकम के और स्टेटस के डिफरेंसेस है इनको ख़त्म करना चाहते हैं। अदर वर्ड्स में देखा जाए व्हाट काइंड ऑफ इक्वालिटी हम चाहते हैं और किसको। सम ऑफ अदर क्वेश्चन वी हैव अरेज्ड, और भी जैसे क्वेश्चंस हैं जैसे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी विच वी आर कंसीडर हियर आर, टू प्रमोट इक्वालिटी शुड वी ऑलवेज ट्रीट ऑल पर्सन इन एग्जैक्टली द सेम वे। इक्वालिटी में क्या ऐसे ही कंसीडर करना चाहिए कि जो सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको सेम वे में उनको ट्रीट किया जाना चाहिए। हाउ शुड अ सोसाइटी डिसाइड, कैसे एक समाज डिसाइड करेगा विच डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस ऑफ ट्रीटमेंट और रिवार्ड और एक्सेप्टेबल एंड विच आर नॉट, कौन से ये जो ट्रीटमेंट है वो जो एक्सेप्टेबल होंगे समाज को। ऐसे नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकेंगे, समाज को भी तो सारे एक्सेप्टेबल होने चाहिए और कौन से नहीं। ऑल्सो व्हाट काइंड ऑफ अ पॉलिसी शुड वी परस्यू टू ट्राई एंड मेक द सोसाइटी मोर इग्लिटेरियन, तो क्या भाई क्या ऐसे हमें कौन से और पॉलिसीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे और से कौन से काम करने पड़ेंगे जिससे जो सोसाइटी में इक्वालिटी को लेके आ जा सके। आई होप ये थोड़ा सा ये जो पढ़ा है हमने डिस्कस किया है वाई डज इक्वालिटी मैटर, इक्वालिटी मैटर क्यों करती है, ये थोड़ा सा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।